मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम बैन मिलर होता है। और वो एक रूम में फंसा होता है जो धीरे धीरे बंद हो रहा है। और इसे यहाँ से निकलने के लिए कुछ क्लूज ढूंढने हैं, लेकिन कोई भी क्लू काम नहीं आता और इसकी यहीं पर ही मौत हो जाती है। इसके बाद हमें 3 दिन पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें जोई नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो अपनी फिजिक्स की क्लास में बैठी होती है। तभी वहाँ पर टीचर आता है और सबको बताता है कि आज से उनकी छुट्टियाँ बढ़ गई हैं। और जब स्टूडेंट अपने घर जाने लगते हैं तो प्रोफेसर जोई को बुलाता है और उससे कहता है कि तुम बहुत होशियार हो, लेकिन तुम सबके सामने अपनी बात रखने से डरती हो। डर को खुद पर हावी ना होने दो। इन छुट्टियों में वो काम करो जिनसे तुम्हें डर लगता हो। अब इसके बाद हमें एक जैसन नाम के बंदे को दिखाया जाता है जो एक स्टॉक मार्केट में काम करता है। तभी इसका क्लाइंट इसको फोन करके कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए एक गिफ्ट भेजा है। और जब उसको वो गिफ्ट मिलता है तो उसमें से एक छोटा सा बॉक्स निकलता है और ये उसको यूजलेस समझकर वहीं पर ही छोड़ देता है और अपने घर चला जाता है। इसके बाद हमें बैन मिलर को दिखाया जाता है जिसको हमने मूवी की शुरुआत में मरते हुए देखा था। ये एक कंपनी में पैकेजिंग का काम करता है। फिर एक दिन ये अपने बॉस को अपनी पगार बढ़ाने के लिए कहता है। इसका बॉस कहता है कि तुम यहाँ से बाहर निकलो और अपने लिए कुछ नए दोस्त बनाओ। यहाँ पर घुट घुट कर रहने से जिंदगी नहीं चलती। अब अगले दिन जॉय की रूममेट अपने घर जा रही होती है। तभी उसे वहाँ पर एक बॉक्स मिलता है जो उसके प्रोफेसर ने जॉय के लिए भेजा था। अब उस बॉक्स में भी उसी तरह का एक छोटा सा बॉक्स निकलता है जो जैसन को मिला था। अब अगले दिन जब बैन अपने काम पर जाता है तो उसे भी उसी तरह का बॉक्स मिलता है और साथ में एक कार्ड भी पड़ा था जिस पर लिखा होता है कि इस जॉब से छुटकारा पाने का बस यही तरीका है। अब सबसे मुश्किल काम था इस बॉक्स को ओपन करना, लेकिन ये सभी इस बॉक्स को खोलने में कामयाब हो जाते हैं। फिर इस बॉक्स के अंदर से एक कार्ड मिलता है जिस पर लिखा था कि ये मिनोस एस्केप रूम के लिए एंट्री वाउचर का काम करेगा। अब एस्केप रूम के लिए एक एमेंडा नाम की लड़की भी आई होती है जो पहले आर्मी में रह चुकी थी। अब रिसेप्शनिस्ट उसका फ़ोन यहीं पर ही जमा करा लेता है क्योंकि इससे पजल की तस्वीरें लीक हो सकती हैं। इसके बाद एमेंडा लिफ्ट में चली जाती है जहाँ पर उसे डैनी नाम का लड़का मिलता है जो हमेशा अपना दूसरा फ़ोन अपने साथ रखता था। इसके बाद वे एक रूम में चले जाते हैं जहाँ पर पहले से ही और भी लोग बैठे थे। यहीं पर ही एक माइक नाम का आदमी था जो पेशे से एक ड्राइवर था और वो यहाँ $10,000 के इनाम के लिए आया था। फिर ये सभी आपस में इंट्रोडक्शन करने लगते हैं। इस रूम में 6 लोग होते हैं जो यहाँ एस्केप रूम के लिए आए होते हैं। अब वहाँ पर एक पेपर पड़ा हुआ था जिसमें ये लिखा होता है कि 5 लोगों की जलकर मौत हो चुकी है। ये सब सोच रहे थे कि गेम शुरू होने से पहले कोई तो आकर इन्हें रूल्स को बताएगा, लेकिन इन्हें ये नहीं पता था कि गेम तो शुरू हो चुका है। फिर बैन कहता है कि इतना गेम शुरू नहीं होता तब तक मैं एक सिगरेट पियाता हूँ। और जब वो दरवाजे को खोलने लगता है तो उसका हैंडल टूटकर बैन के हाथ में आ जाता है। अब वे सभी उसको वापस से लगाने की कोशिश करते हैं। तभी डैनी कहता है कि दोस्तों गेम तो शुरू हो चुका है, अब हमें यहाँ से कोई पजल या फिर कोई क्लू ढूंढना होगा। इसके बाद ये सभी चीज़ों को चेक करने लगते हैं। अब माइक को एक बुक में से एक स्क्रू ड्राइवर मिलता है और जोई को उस बुक पर कोई कोड नजर आता है और जब वो उस कोड को लॉक में डायल करती है तो अचानक से उस रूम में हीटर्स ऑन हो जाते हैं। अब इन्हें कुछ समझ में नहीं आता कि अब इन्हें क्या करना चाहिए, इसलिए ये सभी एक कांच के गेट को खटखटाने लगते हैं और कहते हैं कि हमें कोई हिंट चाहिए। तभी अंदर से एक लड़की की आवाज़ आती है, प्लीज़ बैठ जाइए, जल्दी आपकी मदद करने के लिए कोई आएगा। तभी बैन कहता है क्यों ना हम इस दरवाजे को तोड़ दे। बैन के कहते ही पिलर्स पर लगे हीटर्स भी ऑन हो जाते हैं। तभी जोई को एक चाबी मिलती है और वो उसी कांच के गेट की चाबी होती है जहाँ से रिसेप्शनिस्ट की आवाज़ आ रही थी। और जब वे उस दरवाजे को खोलते हैं तो अंदर एक स्टैचू पड़ा हुआ था और उसमें से आवाज़ आ रही थी, प्लीज़ बैठ जाइए, जल्दी आपकी मदद करने के लिए कोई आएगा। तभी वहाँ रख के फ़ोन की घंटी बजती है और जैसन उसे रिसीव करता है उसमें एक रिकॉर्डिंग बजती है कि बताए गए रूल्स को फॉलो करें, जबकि कोई रूल्स बताया ही नहीं गया था। तभी वहाँ पर और भी हीटर्स और हीटर फैन ऑन हो जाते हैं। अब ये रूम एक तंदूर की तरह हो गया था और जल्द ही यहाँ से निकलने का कोई क्लू ना ढूंढा तो इन सबकी यहीं जलकर मौत हो जाएगी। तभी अमेंडा पैनिक होने लगती है और जोई उसे एक गिलास पानी पिलाती है। तभी जोई को कुछ लिखा हुआ मिलता है, डॉक्टर वुडन प्लीज यूज द कोस्टर एट ऑल टाइम्स। फिर वो टेबल पर पड़े कोस्टर को दबाती है। उसको दबाने से वहां से निकलने का एक रास्ता निकलता है जिसके अंदर से ये सभी बाहर निकल सकते थे। इसके अंदर सबसे पहले जेसन जाकर देखता है। वो अंदर जाकर कहता है कि मुझे यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता मिल गया है। फिर वो माइक से उसका स्क्रू ड्राइवर मंगाता है। माइक उसे स्क्रू ड्राइवर देने के लिए जाता है। फिर जैसन उस स्क्रू ड्राइवर से जल्दी जल्दी वहां से जाली खोलता है। फिर वे अमेंडा को भेजते हैं, लेकिन मुसीबत ये थी कि एक एक करके सभी लोग ऐसे ही जाते रहे तो लास्ट में कोस्टर को कौन पकड़ेगा, क्योंकि कोस्टर एक नहीं बल्कि 4 थे। तभी जोई भागकर जाती है और एक गिलास में पानी भरकर लाती है और जब वो उसे कोस्टर के ऊपर रखती है तो बात बन जाती है।
इसके बाद जोई भी वहाँ से चली जाती है और अब इन्हें 3 गिलास पानी और चाहिए था। अब समय कम था इसलिए जल्दी-जल्दी गिलास को भरकर कोस्टर के ऊपर रखने लगते हैं। लेकिन वहाँ पर 3 गिलास तो पानी था, पर चौथा गिलास अमेंडा पी चुकी थी। तभी वहाँ पर गैस स्टोव भी ऑन हो जाते हैं। फिर बेन उस गिलास में अपनी शराब डालता है, जिससे गिलास भर जाता है और वेंटिलेशन का दरवाज़ा दोबारा खुल जाता है। फिर ये दोनों भी वहाँ से बचकर निकल जाते हैं। इनकी किस्मत अच्छी होती है कि इनमें से कोई भी मरा नहीं था। अब इन सब में इस बकवास गेम को लेकर बहस होने लगती है। जेसन कहता है कि बात $10,000 की है और मैं ऐसे हार नहीं मानने वाला। इधर अमेंडा डैनी से उसका फ़ोन मांगती है और पुलिस को कॉल करने लगती है, लेकिन वहाँ पर नेटवर्क नहीं होते। फिर वे सभी दरवाजे को खोलने के लिए क्लूज को ढूंढने लगते हैं। वहाँ पर एक बोर्ड भी होता है जिस पर लिखा होता है कि तुम्हारा नाम इतिहास में अमर हो जाएगा। तभी बेन को वहाँ पर कुछ वर्ड्स मिलते हैं जिन्हें जोड़कर वो एक नाम बनाता है और उस नाम को डालने पर वो लॉक खुल जाता है। और जब वे बाहर जाते हैं तो वो देखते हैं कि चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है। तभी वहाँ का दरवाजा भी अपने आप बंद हो जाता है। ये सब ये देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं कि आखिरकार वे किस जगह पर आ गए हैं। अब यहाँ धीरे धीरे टेम्परेचर गिर रहा था, जिससे सभी को ठंड लगने लगती है। अब डैनी आगे जाता है, तभी अचानक वो किसी चीज से टकराकर नीचे गिर जाता है। वो देखता है कि वहाँ पर एक इनविजिबल दीवार है। अब डैनी जैसे ही उस दीवार को छूता है, तभी अचानक वहाँ टेम्परेचर को और डाउन करने वाले सिस्टम ऑन हो जाते हैं और सर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। फिर डैनी कहता है कि हमें क्लूज को ढूंढना चाहिए। अब ये सभी अलग अलग जाकर बारीकी से छानबीन करने लगते हैं। तभी माइक को वहाँ पर एक मछली पकड़ने वाली स्टिक मिलती है और जेसन कहता है कि मुझे एक दरवाज़ा मिला है, लेकिन उस दरवाजे को खोलने के लिए हमें चाबी चाहिए। अब इन्हें यहाँ पर एक जैकेट भी मिल जाती है, लेकिन परेशानी ये होती है कि यहाँ पर 6 लोग होते हैं और जैकेट एक। फिर अमेंडा वो जैकेट जोई को दे देती है और सबको कहती है कि हम बारी बारी से इस जैकेट को पहनेंगे। अब इतने में ही बैन का पैर फिशिंग होल में गिर जाता है और वो कहता है कि मैं अपने पैर को महसूस नहीं कर पा रहा। अब डैनी कहता है कि शायद इस पानी में कोई क्लू होगा। तभी माइक फिशिंग रोड को लेकर आता है और जब वो उस रोड को पानी में डालता है तो पानी में से उन्हें एक लोहे का बॉक्स मिलता है जिसके अंदर बर्फ जमी होती है और बर्फ के अंदर चाबी होती है। अब वे उस बर्फ को तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बर्फ नहीं टूटती। अब वे बैन से उसका लाइटर मांगते हैं। बैन लाइटर को फेंक देता है और जब डैनी उस लाइटर को उठाने के लिए जाता है, तभी अचानक उसके नीचे की बर्फ टूट जाती है और वो पानी में गिर जाता है। वे सब लोग उसे बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं चलता कि डैनी कहाँ गया। अब बैन का लाइटर डैनी के साथ ही चला गया था। अब यहाँ पर इनके पास 2 रास्ते होते हैं, या तो ये डैनी की मौत का अफसोस करें या फिर यहाँ से निकलने का कोई क्लू ढूंढें। तभी जेसन कहता है कि अगर किसी को हाइपोथर्मिया हो गया तो उसका दिमाग काम करना बंद कर देगा और उसे अजीब अजीब से ख्याल आने लगेंगे, इसलिए खुद को यहाँ से बाहर निकालने की कोशिश करो। फिर ये सभी उस बर्फ को अपने शरीर की गर्मी से पिघलाने लगते हैं। इस काम में इन्हें कई घंटे लग जाते हैं। वो ठंड के मारे माइक बेहोश हो जाता है। फिर जैसन उस बर्फ को पिघलाकर चाबी को बाहर निकाल लेता है, लेकिन अब वो भूल गया था कि दरवाजा किस तरफ है। अब ढूंढने पर उन्हें दरवाजा भी मिल जाता है और जैसे ही वो उसमें चाबी लगाता है, तभी उन्हें पता चलता है कि दरवाजा वो नहीं बल्कि दूसरी तरफ है। अब ये भागकर उस तरफ जाते हैं, तभी वहाँ पर फर्श भी टूटने लगता है, लेकिन ये सेफली अंदर चले जाते हैं और इस बार ये उल्टे रूम में आ जाते हैं जहाँ पर हर चीज़ उल्टी होती है। तभी वहाँ पर एक बेकार सा म्यूजिक बजने लगता है। माइक कहता है कि ऊपर बने पूल में 8 नंबर की बॉल गायब है। तभी वहाँ पर फर्श टूटकर नीचे गिर जाता है। ये सभी दीवार से चिपक कर खड़े हो जाते हैं। तभी अमेंडा कहती है कि ये काम मुझ पर छोड़ दो। अब अमेंडा ऊपर चढ़कर क्लूज को ढूंढने लगती है। तभी उसे वहाँ पर एक सेफ मिलती है। वो उस पर कोड डालकर देखने लगती है, लेकिन कोड काम नहीं करता। तभी जोई को एक पजल दिखाई देती है और वो माइक की मदद से उसको सोल्व करने के लिए चली जाती है। इतने में ही जेसन के नीचे वाला फर्श भी टूटकर नीचे गिर जाता है, लेकिन जेसन बच जाता है। फिर जोई उस पजल को सोल्व कर लेती है और अमेंडा को कोड बताती है, लेकिन वो कोड भी गलत था, इसलिए एक और फर्श भी टूटकर नीचे गिर जाता है। अब जोई, माइक और जेसन एक ही सेल्फ पर लटके होते हैं। तभी वो सेल्फ टूटकर नीचे लटक जाती है। जेसन माइक से कहता है कि अगर तुम नीचे नहीं उतरे तो हम तीनों मारे जाएंगे। तभी जोई का पैर फिसलता है और वो नीचे फर्श पर गिरकर बेहोश हो जाती है। अब जेसन उसे होश में लाता है और वापस ऊपर चढ़ा देता है। अब जोई अमेंडा से कहती है कि अगर ये रूम उल्टा है तो शायद कोड भी उल्टा होगा। अब अमेंडा जैसे ही उल्टा कोड डालती है तो वो शेप खुल जाता है जिसके अंदर से 8 नंबर की बॉल निकलती है। अब अमेंडा को उस 8 नंबर की बॉल को उसकी सही जगह पर प्लेस करनी थी, इसलिए वह पूल से लटक कर आगे बढ़ती है। तभी उसकी पॉकेट से वो बॉल नीचे गिर जाती है। अब अमेंडा उस बॉल को और नीचे गिरने से पहले पकड़ लेती है और उसे उठाकर जेसन की तरफ फेंकती है। तभी अचानक उसके नीचे का फर्श भी टूट जाता है और अमेंडा नीचे गिरकर मारी जाती है। अब जेसन उस बॉल को अपने पीछे वाले दरवाजे पर लगाकर उसे खोल देता है,
यानी कि वो बॉल ऊपर पूल पे नहीं, बल्कि पीछे दरवाजे पर लगनी थी। अब ये वहाँ से चले जाते हैं। अब अमेंडा की मौत से जोई काफ़ी दुखी हो जाती है। अब वे एक ऐसे रूम में पहुँच जाते हैं जो इनके पास्ट से जुड़ा होता है। ये सब लोग पहले किसी न किसी हादसे में बच चुके थे, लेकिन इन लोगों को बिल्कुल विश्वास नहीं होता कि ये लोग इस जगह पर पहले भी आ चुके थे। ये लोग इनके बारे में सब कुछ जानते थे और ये जानना चाहते थे कि इन चारों में से कौन सबसे ज़्यादा लकी है। तभी वहाँ पर अनाउंसमेंट होती है कि खाने-पीने और सोने को अपनी लाइफ ना समझें, अपनी लिमिट को चेक करें। अब वहाँ पर 5 मिनट की उल्टी गिनती शुरू होने लगती है। अब इन्हें अपनी लिमिट को चेक करना था और ये लोग कैमरों से इन पर नज़र रखे हुए थे। इसलिए जोई इन कैमरों को एक-एक करके तोड़ने लगती है और बाकी के लोग क्लूज़ को ढूँढने लगते हैं। अब जेसन समझ जाता है कि 3 मिनट में जहरीली गैस छोड़ दी जाएगी। फिर उन्हें वहाँ पर कुछ एक्स-रे मिलते हैं, जिन पर कुछ साइन बने होते हैं। बेन समझ जाता है कि ये ईकेजी मशीन का साइन है। फिर जेसन वो मशीन ढूँढ लेता है। अब वो पहले बेन पर ट्राई करता है, लेकिन उसकी हार्ट रेट नॉर्मल थी। फिर वो माइक को ट्राई करने के लिए कहता है और उसकी हार्ट रेट 139 तक पहुंच जाती है। तभी वो माइक से कहता है कि हमें तुम्हारी हार्ट रेट बढ़ानी होगी। इसलिए वो मना करते करते भी उसकी छाती पर करंट लगा देता है और बार बार शॉक देने की वजह से माइक मर जाता है। अब उनका टाइम भी खत्म हो चुका था, इसलिए जहरीली गैस को छोड़ दिया जाता है। फिर जैसन वो मशीन खुद पर टेस्ट करता है और अब की बार वो समझ जाता है कि अपनी हार्ट रेट को ज़्यादा नहीं बल्कि कम करना है। इसलिए वो अपनी सांसों को रोककर अपनी हार्ट रेट को कम करने लगता है और जब हार्ट रेट सही मात्रा में कम हो जाती है तो वहाँ पर एक रास्ता खुलता है और जैसन उसमें चले जाता है। बैन जोई को भी अपने साथ आने के लिए कहता है, लेकिन जोई मना कर देती है। बैन जोई को ले जाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं जाती। अब मजबूरन मैन को वहाँ से जाना पड़ता है। तभी वो दरवाज़ा बंद हो जाता है और जोई बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। बैन को जोई के लिए बहुत अफसोस होता है, लेकिन जेसन कहता है कि ये उसका खुद का फैसला था। अब इन्हें इस अजीब से कमरे से बाहर निकलना था, इसलिए वहाँ पर क्लूज़ को ढूंढने लगते हैं। तभी इन्हें वहाँ पर एक हैंडल दिखाई देता है और जब ये दोनों उस हैंडल को घुमाते हैं तो उस पर कुछ लिक्विड लगा था जो इनके हाथों पर भी लग जाता है, जिससे इनका सिर चकराने लगता है और सब कुछ इन्हें अजीब अजीब सा दिखाई देने लगता है। अब इन्हें और भी क्लू ढूंढने थे, इसलिए बैन गुस्से में आकर दीवार को पीटने लगता है। तभी उसे वहाँ पर एक एंटीडोट मिलता है, लेकिन एंटीडोट एक था और लगाने वाले दो, इसलिए उन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है और ये लड़ाई काफ़ी देर तक चलती है। इसी बीच जेसन का सिर एक दीवार के कोने में लग जाता है और वो बेहोश होकर वहीं गिर जाता है। फिर बैन उस एंटीडोट को लगा लेता है। अब वो बिल्कुल ठीक हो चुका था, इसलिए वो वहाँ से बाहर निकलने का दरवाज़ा ढूंढता है और उसे दरवाज़ा मिल जाता है और वो वहाँ से उस रूम में जाकर गिरता है जो हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। वहाँ पर एक लॉक भी बना हुआ था जिस पर 10 वर्ड्स बने होते हैं। अब उनमें से 4 वर्ड्स को सिलेक्ट करके लॉक के अंदर लेकर जाने थे। तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं, जिस रूम में जहरीली गैस छोड़ी गई थी वहाँ पर 2 आदमी सफाई करने के लिए आते हैं। तभी उनमें से एक आदमी कहता है कि ऑक्सीजन मास्क लटका हुआ है, क्या किया होगा इससे। तभी जोई उठकर कहती है कि सांस ली थी ढक्कन। ये कहकर वो उन दोनों पर टूट पड़ती है और उन्हें मारकर बेहोश कर देती है। फिर वो उनकी गन उठाकर रूम से बाहर आ जाती है। दूसरी तरफ वो रूम जिसमें बैन था वो धीरे धीरे बंद हो रहा था। बैन अपनी जान बचाने के लिए जलती हुई चिमनी में घुस जाता है और खुद की जान बचाता है और उस रूम से बाहर निकल जाता है। वहाँ पर वो देखता है कि इस गेम को कंट्रोल करने वाले सिस्टम लगे थे। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और वो बैन को बैठने के लिए कहता है। बैन उसे पूछता है कि तुम ही वो हो जिसने हमारे साथ ये मौत का खेल खेला था। वो आदमी कहता है कि मैं तो बस गेम मास्टर हूँ, लेकिन इन पजल रूम को बनाने वाला कोई और है। अब बैन उस आदमी से कहता है कि मैं इस गेम को जीत गया हूँ, तुम मुझे मेरा इनाम दो। जिस पर वो आदमी कहता है क्या तुम्हें सच में इनाम चाहिए। ये कहकर वो बैन का गला एक वायर से घोटने लगता है। अब वो आदमी बैन को मारने ही वाला था, तभी वहाँ पर जोई आ जाती है और उसे गोली मार देती है, लेकिन वो आदमी छिप जाता है। फिर वो चुपके से जोई पर हमला कर देता है, लेकिन अब की बार बैन उस पर हमला कर उसे मार देता है। इसके बाद वे दोनों उस जगह से बाहर निकल जाते हैं। अब जोई बैन को हॉस्पिटल लेकर जाती है और पुलिस को लेकर वापस उस बिल्डिंग में जाती है, लेकिन उन्हें वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता। बस ऐसा लग रहा था कि ये बिल्डिंग कई सालों से खाली पड़ी है। जोई पुलिस को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन पुलिस वाले उसकी बात नहीं मानते और वहाँ से चले जाते हैं। अब इस घटना को 6 महीने बीत जाते हैं और जोई बैन को बुलाकर कहती है कि जो लोग हमारे साथ इस घटना में मारे गए थे उनकी मौत को एक हादसा साबित कर दिया गया है। अब जोई कहती है कि मैंने इस गेम को बनाने वाली कंपनी का पता लगा लिया है, वो मैनहट्टन में है। अगले हफ्ते हम दोनों वहाँ चलेंगे। मैंने हम दोनों की प्लेन टिकट भी ले ली है। अब अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि एक एरोप्लेन में इसी तरह की गेम चल रही थी। दरअसल ये गेम नहीं बल्कि गेम टेस्टिंग थी, जिससे किसी का भी जिंदा बचकर निकलना नामुमकिन था और ये गेम स्पेशली जोई और बैन के लिए बनाई गई थी।
अब इन गेम मेकर को किसी तरह से इन दोनों को यहाँ लेकर आना था और इसके बाद ये गेम दोबारा शुरू होगा और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ही खत्म हो जाती है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी।